ढाका के अनार दालियम के नाम से मशहूर शरीफ उल हक दालियम ने 1965 की पाक भारत जंग में दीगर बंगाली पायलटों के साथ भारतीय फिजाइया को तिगनी का नाच नचाकर नामुराद वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में इनके कारनामों पर वाह वाह हो रही थी। हर किसी की जबान पर इन बंगाली पायलटों के कारनामों के किस्से थे, जिनमें 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय जंगी जहाज गिराकर रिकॉर्ड बनाने वाले एमएम आलम सरफहरिस्त थे। शरीफ उल हक अपनी किताब पाकिस्तान से बांग्लादेश अनकही जदोजहद में लिखते हैं कि इस जंग के कुछ ही वक्त बाद वो एक हादसे में जख्मी होकर एयरफोर्स छोड़कर पाकिस्तान की बड़ी फौज में चले गए, जहां काकुल की मिलिट्री एकेडमी और दीगर जगहों से तरबियत हासिल करने के बाद मामूल की ड्यूटी के लिए वो 1971 में दीगर बंगाली अफसरों के हमरा क्वेटा में तैनात थे कि अचानक हालात ने पलटा खाया और मगरबी पाकिस्तान में मुकीम बंगाली अफसरों के लिए ये सरजमीन अचानक अजनबी हो गई। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के माबैन एक सियासी तनाज़ा ने कुछ लोगों की जिद और अना की भेंट चढ़कर पूरे मशरकी पाकिस्तान को जंग की आग में धकेल दिया और यूं सरजमीन पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले दालियम और बहुत से दीगर अफसर व एहलकार नाराज हो गए। शरीफ उल हक और इनके दीगर 2 कमांडो दोस्तों लेफ्टिनेंट मोती और लेफ्टिनेंट नूर के साथ चोरी छुपे क्वेटा से निकले और अपने ही साथियों से चुपते चुपाते बहावल नगर की सरहद पार करके दिल्ली पहुंचे और वहां से कलकत्ता पहुंचकर भारतीय फौज के साए तले बागी बंगाली जवानों की मगरबी पाकिस्तान मुखालिफ आजाद फौज मुक्ति बाहिनी की तरबियत का काम शुरू कर दिया। 7 दिसंबर 1970 के आम इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मशरकी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई। शेख मुजीब की पार्टी को मशरकी पाकिस्तान की कुल 162 में से 160 नशिस्तें, जबकि मगरबी पाकिस्तान में इन्हें एक भी नशिस्त न मिली। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान की 138 नशिस्तों में से जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात को कुल 81 नशिस्तें मिली। यूं शेख मुजीब और भुट्टो पाकिस्तान के 2 बड़ी सियासी रहनुमा बनकर सामने आए, लेकिन वाज़े अक्सरियत रखने के बावजूद जब इक़्तिदार शेख मुजीब को मुंतकिल नहीं किया गया तो मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई और अगले साल यौम पाकिस्तान पर यानी 23 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में पहली बार बांग्लादेश के झंडे लहराए गए, जिस पर फौज ने मज़ाहमत को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज की मशरकी पाकिस्तान में कार्रवाइयों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसमें हिंदुस्तानी मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। ये कहानियां पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैल गईं, जिस पर खुद इसके अपने 2 मिलिट्री यूनिट्स ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने मुनहरिफ होकर बांग्लादेश फोर्स बना ली। बंगाली नौजवानों पर मुश्तमिल आज़ाद फौज मुक्ति बाहिनी के साथ साथ बांग्लादेश की एक उबूरी काबीना भी तश्कील दी गई। इस दौरान हजारों बंगालियों ने सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान से भारतीय शहर कलकत्ता और गिरदो नवाह में पनाह ली। लेफ्टिनेंट शरीफ उल हक दालियम अपनी किताब में लिखते हैं कि वो और बहुत से बंगाली अफसर क्वेटा और दीगर शहरों में तैनात थे जब इन्हें मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ की खबरें मिलना शुरू हुई, लेकिन मालूमात के जराए कम थे। इस दौरान मशरकी पाकिस्तान में मज़ाहमत को कुचलने के लिए मगरबी पाकिस्तान से फौज भेजी गई, ताहम ये काम हम बंगालियों के इल्म में लाए बगैर जारी रहा। 3 अफसरों के इस काफिले के कायद शरीफ उल हक दालिम, जिन्हें बाद में बांग्लादेश में इनकी खिदमात पर दूसरा आला फौजी एजाज बीर उत्तम दिया गया, वो बंगला फौज से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर रिटायर हुए। पाकिस्तान से जाने के बाद इसने आज़ाद बंगला फौज मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ कर्नल उस्मानी की क़यादत में मुक्ति बाहिनी के गोरिल्ला विंग को मुनज़्ज़म किया और पाकिस्तान से अलहदगी के बाद बांग्लादेश को मिलिट्री एकेडमी भी बना कर दी। बाद अज़ा वो हांगकांग, चीन और कीनिया में बांग्लादेश के सफीर भी रहे। शरीफ उल हक दालियम 1965 की जंग के बारे में लिखते हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता पायलट एमएम आलम भारत के खिलाफ कराची से परवाजें कर रहे थे और हम नौशहरा में रिसालपुर से उड़ते थे। फिर जब पेशावर एयरबेस को भारत ने बमबारी करके तबाह कर दिया तो हमें ताफ्तान के करीब ईरानी एयरबेस पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां से हम परवाज करके भारतीय तैयारों के साथ 2-2 हाथ करते थे। हमारी बेहतर जंग की बदौलत भारत अपने इरादों में कामयाब ना हो सका और इसी दौरान मुकर्ररा हद से ऊंची परवास करने पर मेरे कानों से खून निकला और मुझे फिजाइया से जमीनी फौज में भेज दिया गया, जहां पर मुझे एडवांस में 5 साल सीनियरिटी देकर 38वें लॉन्ग कोर्स में भेजा गया। इस किताब में इनकी कहानी के मुताबिक वो दीगर 2 बंगाली गोरिल्ला लेफ्टिनेंट्स नूर और मोती के हमरा श्रीकरनपुर पहुंचे, जहां से वो कालका मेल के जरिए दिल्ली गए और वहां पर नटराज होटल में 2 रातें कयाम करके खुद को तीसरी सुबह राष्ट्रपति भवन के जनूबी ब्लॉक में वजारत खारजा में भारत के हवाले किया। मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की मदद करने वाली भारतीय हुकूमत
हम जैसे 3 तैयार गोरीला फौजी अफसरों को पाकर निहाल हो गई और हमें हाथों हाथ लिया और हमें फौरी तौर पर वजीर खारजा सूरन सिंह के पास ले जाया गया और फिर हमें जनरल ओबान सिंह के हवाले किया गया, जिनके बारे में हमें बाद में पता चला कि वो रा के डीजी थे। दिल्ली में सरकारी मेहमान बने हमारा दूसरा दिन था, जहां पर मुजीब नगर से बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के वजीर आजम ताजुद्दीन अहमद, वजीर खारजा खंडकर मुश्ताक अहमद, जो बाद में बांग्लादेश के सदर भी बने, और मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ कर्नल उस्मानी ने आकर हमसे मुलाकात की। शरीफुल हक दालिम लिखते हैं कि बांग्लादेश के उबूरी वजीर आजम ताजुद्दीन अहमद ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। ताहम इनकी एक बात ने हमें चौंका दिया कि आपको मशरकी पाकिस्तान के हालात का इल्म नहीं, इसलिए आप 2 हफ्ते यहाँ कयाम करेंगे और हिंदुस्तानी जनरल ओबान के साथ ही आपको मुनासिब तरीके से हिदायत देंगे। इस बयान पर हम बहुत हैरान हुए कि हमें हिंदुस्तानी अफसरों से हिदायत लेने की क्या जरूरत थी। यहीं पर हम समझ गए कि मशरकी पाकिस्तान में जदोजहद सिर्फ हमारी अपनी नहीं और हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद और हिमायत भी गैर मशरूत नहीं। हिंदुस्तानियों से हिदायत लेने की बात से मेरे दोनों साथी नूर और मोती में कुछ बददिली सी फैल गई, ताहम हमने फिलहाल जुबानबंदी ही को तरजीह दी। इसी दौरान हमें 3 सरबमोहर लिफाफे दिए गए, जिनमें पड़े कागजात के मुताबिक वजीर आजम हिंदुस्तान ने हमें सियासी पनाह की मंजूरी दे दी थी। ताहम इस दौरान हम मुसलसल बेचैन रहे कि आज़ादी की ये तहरीक दरअसल किसकी तहरीक थी, किन मुहर्रकात के तहत भारत पसे पर्दा रहते हुए इसे कंट्रोल कर रहा था। वो लिखते हैं कि हमें यहीं पर पता चला कि मंसूबे के तहत एक स्पेशल सियासी फौज कायम की जाएगी, जिसके अराकीन और ओहदेदार अवामी लीग के मुंतखब ओहदेदार और कारकुन होंगे। यहीं हमें यह भी पता चला कि हिंदुस्तानी चांकिया एक ऐसी साजिश कर रहे थे जो हमारे कौमी इतिहाद को पारा पारा करने और बंगाली कौम को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का मुवज्जब बन सकती थी। हमारे ज़मीर ने मजीद रुकना गवारा ना किया, लेकिन हमने फैसला किया कि हम इस प्लान के खिलाफ असल मैदान में पहुंचने के बाद खड़े होंगे। दिल्ली में जरूरी कार्रवाई के बाद हमें कलकत्ता में उबूरी हुकूमत के हेडक्वार्टर लाया गया, जहां पर जिस इमारत में हमें पहुंचाया गया वहां पर उबूरी वजीर आजम ताजुद्दीन अहमद और मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ कर्नल उस्मानी इकट्ठे रहते थे। यहीं पर हमारी रिहाइश के दौरान कर्नल उस्मानी ने मुझे और मोती को मुक्ति बाहिनी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोगों की तरबियत का काम सौंपा और नूर को अपना एडीसी बनाने का ऐलान किया। गोरिल्ला मुशीर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में कमांडरों के करीबी ताउन के साथ जंग के लिए बंगाली गोरिल्लों की भर्ती, तरबियत और मैदान जंग में उन्हें फराइज सौंपना शामिल था। मुझे इनको मुसल्ला करके इनकी ज़रूरत के मुताबिक रकूम भी फराहम करनी थी। इन्हीं मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाने के लिए गाइड्स की खिदमात हासिल की गई थी, जिनमें से ज़्यादा स्मगलर थे जो सरहद पार करने के काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इस दौरान बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया कि वो इसे तस्लीम करे, ताहम हिंदुस्तान ऐसा करने से एतराज़ बरत रहा था। वो चाहता था कि अमेरिका और यूरोप मशरकी पाकिस्तान के मामले पर इसके मौक़िफ़ की तायीद करें, ताहम इन ममालिक ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो इस मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला समझते हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान रूस के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद इसने बांग्लादेश की जलावतन उबूरी काबीना को रस्मी तौर पर तस्लीम कर लिया और इसके जवाब में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ एक कौमियत दुश्मन और इंतहाई काबिल नफरत 25 साला हिंद बांग्लादेश ताउन, दोस्ती और अमन मुआहदा पर दस्तखत कर लिए। इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद हिंदुस्तान अब मशरकी पाकिस्तान में बराह रास्त फौजी मुदाखलत का मजाज हो गया था। यूं इस साजिश के मेमारों ने बराह रास्त हिंदुस्तान को फौजी मुदाखलत की दावत दे दी। शरीफुल हक दालिम के मुताबिक जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी वक्त मुक्ति बाहिनी के मुतवाजी बंगला लिबरेशन फोर्स के सिपाही भी देहरादून में तरबियत पाने के बाद बांग्लादेश में तैनात किए जा रहे थे, जो मुक्ति बाहिनी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीके से मुसल्लह किए गए थे। ताहम इनका काम हमारी दुश्मन फौज से लड़ना नहीं बल्कि अवाम दुश्मन सरगर्मियां थी, जिनमें जबर इस्तेबदाद, तशद्दुद, लूट मार और अबरूरेजी जैसे कबीह फैल शामिल थे। नवंबर में जंग की शिद्दत में इजाफा हुआ तो इससे पहले ही हिंदुस्तान की फौज मुक्ति बाहिनी की मदद के लिए बांग्लादेश में दाखिल होने की मंजूरी दे चुकी थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तानी इलाकों में सरहदों के नज़दीक चंद हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, जिस पर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और यूं जनरल अरोड़ा की क़यादत में इनकी मशरकी कमान दीगर बहुत सारी फौज के साथ बांग्लादेश में दाखिल हो गई। इन भारतीय फौजियों की तादाद 5 लाख के करीब थी, जिन्हें मुक्ति बाहिनी और मुजाहिदीन आज़ादी के 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद हासिल थी, जिन्होंने पाकिस्तान की कुल 1 लाख फौज पर चारों तरफ से हमला कर दिया। 16 दिसंबर 1971 से एक आध दिन पहले मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ जनरल उस्मानी ने, जो बांग्लादेश भारत जॉइंट कमांड के भी सरबराह थे, ने अपने साथियों के मुतालबे पर यह शर्त रखी कि पाकिस्तानी सिपाह
जनरल अरोड़ा की बजाय इनके सामने हथियार डालेंगे, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी सिपाह को इसके अजली दुश्मन भारत के सामने हथियार डालने की शर्मिंदगी से बचाना चाहते थे। और जब यह मुतालबा ना माना गया तो हमने तकरीब का बाइकाट कर लिया। शरीफुल हक दालिम और इन जैसे दीगर बंगाली अफसरों के साथ मगरबी पाकिस्तान में वक्त गुजारने वाले मेजर रिटायर्ड आफ्ताब अहमद लिखते हैं, इसने निसफ शब को मेरी बटालियन के बिल मुकाबिल सरहद पार मोर्चा बंद मुक्ति बाहिनी के 8वीं बागी सेक्टर के दस्ते के साथ ऐसा जारहाना हमला किया था कि हमारी बटालियन के दरो दीवार लरस गए। हम इसके ताक़ुब में भी निकले, लेकिन वो चलावा बनकर गायब होकर सरहद पार जा चुका था। बाद में हमें मुक्ति बाहिनी के बाज हाथ आने वाले लोगों से पता चला कि ऐसे खतरनाक हमलों की क़यादत हमारे अपने दालिम भाई कर रहे थे, जिसने क्वेटा में हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। मेजर आफ्ताब लिखते हैं कि दालिम ने 1965 की जंग में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तबाहकुन परवाजें करके अपने दोस्तों से सुरमई औकाब का खिताब पाया। दालिम को पाकिस्तान से मोहब्बत इसके आबाओ अजदाद से मिली थी, जिन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। मेजर आफ्ताब के मुताबिक दालिम पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी का पहला और आखिरी बंगाली बटालियन सार्जेंट मेजर साबित हुआ जो इस एकेडमी में कैडेटों को मिलने वाला तीसरा बड़ा ओहदा था। वो कहते हैं कि अगर ये बंगाली अफसर मशरकी पाकिस्तान ना जाते तो वो 38वें PMA के जर्नेलों में यकीनन एक नुमाया इजाफा होते। भारत इन अफसरों के जाने से कितना खुश था, इसका अंदाज़ा इससे होता है कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी ने इनकी सियासी पनाह की सनद अपने दस्तखतों से जारी की, लेकिन बाद में इन्हीं अफसरों ने 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में फौजी कू के दौरान शेख मुजीब और इसके साथियों को ठिकाने लगाकर इंदिरा गांधी के सीने में खंजर घोंप दिया। इन हालात के बारे में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग अपनी किताब इक्तिदार की मजबूरियां में लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 53% थी, यानी वो अक्सरियत में थे। इनकी अक्सरियत तस्लीम होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरअक्स हुआ। मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा इनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिशें की। 1970 के इंतखाबात में अक्सरियत न होने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर तैयार न हुए। सदर यहिया खान ने 13 फरवरी को असम्बली का इजलास 3 मार्च को ढाका में तलब किया, लेकिन ये इजलास ना हो सका। जमात इस्लामी के अमीर मौलाना मौदूदी ने असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला वापस लेने के ऐलान की मजम्मत की और कहा कि अक्सरियती पार्टी को आइन का मुसव्वदा पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने तंबीह की कि गलत सिमत में उठाया जाने वाला एक कदम भी पाकिस्तान को तोड़ देगा। मगरबी पाकिस्तान के अक्सरियती रहनुमा ढाका में कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हामी थे। नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा खान अब्दुल वली खान ने 18 फरवरी को कहा कि कौमी मामलात पर बहस की सही जगह कौमी असम्बली ही है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मुफ्ती महमूद ने ढाका में शेख मुजीब के साथ मुलाकात के बाद बयान दिया कि अवामी लीग अपनी शराइत मगरबी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करना चाहती और शेख मुजीब का रवैया लचकदार है। लेकिन 28 फरवरी को भुट्टो ने धमकी दी कि मगरबी पाकिस्तान से इजलास में जाने वालों की टांगें तोड़ दी जाएंगी, और बाद में बयान दिया कि इक्तिदार मुंतकिल करना ही है तो मशरकी पाकिस्तान में इक्तिदार अक्सरियती पार्टी को दिया जाए और मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी को इक्तिदार दिया जाए। उधर तुम इधर हम की सुर्खी के साथ इस खबर को शाया किया और यहीं से मामलात बिगड़ गए। फिर भी 1965 तक इनमें हमारे खिलाफ कोई जज्बात पैदा नहीं हुए, यहाँ तक कि बांग्लादेश बनने के बाद भी हमेशा इनमें एहसास ज़ियां ज़्यादा पाया। मिर्जा असलम बेग के मुताबिक 1990 में जब बांग्लादेश गए तो कोमीला ऑफिसर्स मेस में गिरिजन फैमिली डिनर पर पुराने दोस्त और साथी दूर दूर से मिलने आए और गले मिल मिल कर रोए। मगरबी पाकिस्तान की सिर्फ मशरकी सरहद भारत से मुतसिल थी, जबकि पूरे मशरकी पाकिस्तान की बॉर्डर भारत से मिलती थी। लेकिन वहाँ पर हमारी सिर्फ एक डिवीज़न फौज थी जो बहुत ही नाकाफ़ी थी। जंग ख़त्म होने के बाद हमारे बंगाली भाइयों के दिलों में तशवीश पैदा हुई कि सिर्फ एक डिवीज़न फौज, एक PF स्क्वाड्रन और नेवी के चंद जहाज़ हैं और बाकी तमाम अफवाज मगरबी पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। यकीनन ये एक कमज़ोरी थी जिसे भारत ने 1971 में पूरा फ़ायदा उठाया।